वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम ये समझेंगे कि आखिर सोने और चांदी में आपको करना क्या चाहिए। सोना और चांदी इतने तेजी से नीचे गिरते जा रहा है और उस पे रॉबर्ट कियोसाकी ने एक ब्लंट सजेशन दिया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली जो बिजनेस न्यूज है वो है हुंडई मोटर्स की। हुंडई मोटर्स का Q3 रिजल्ट आता है और वहां पे उनका प्रॉफिट 1234 करोड़ रुपीस तक चला जाता है। मतलब कि ये 6.3% का ग्रोथ है पिछले साल के कंपैरिजन में। लेकिन अगर आप लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करो तो प्रॉफिट में 21% की गिरावट आई है। और अगर आप रेवेन्यू की बात करो तो वो भी 8% बढ़कर 17,973 करोड़ रुपीस तक पहुंचा। वहीं पे डोमेस्टिक सेल्स है वो लगभग फ्लैट ही रही है, लेकिन एक्सपोर्ट में हुंडई को 21% का जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला है और इबिडा मार्जिन भी थोड़ा सा गिरा है, 11.2% पर आ गया है वो। तो यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है हुंडई मोटर्स के साथ। टाटा मोटर्स की कहानी बिल्कुल अलग होने वाली है, क्योंकि अभी अभी उन्होंने अब तक का हाईएस्ट सेल्स रिकॉर्ड किया हुआ है और ये मैं उनके पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। अगली बिजनेस न्यूज है फार्मा सेक्टर से। और अब तक आपने बजट देख ही लिया होगा कितना वर्स्ट बजट था ये, स्पेशली एसटीटी भी बढ़ा दिया गया है। तो अब लेकिन कुछ चीज़ें अच्छी भी है, जैसे फार्मा सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा ये बजट हो सकता है, क्योंकि अब जो फोकस है वो कंपनीज पर है जो एपीआईज, स्पेशलिटी ड्रग्स और डायग्नोस्टिक में काम करती हैं। और अगर आप इन कंपनीज का नाम देखो, जैसे डिवीज हो गया और बिंदो, सिप्ला, सन फार्मा, तो ये जो प्लेयर्स हैं इनको फ़ायदा मिल सकता है। बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर जैसे सेगमेंट्स में भी अब इन्वेस्टर अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो अभी तक क्या होता था, नॉर्मली जो ज़्यादातर फार्मा कंपनीज काम करती हैं वो एपीआई अक्सर चाइना से मंगवाती हैं, फिर अपना प्रोडक्ट बनाती हैं। और कई बार तो कुछ फार्मा कंपनीज ऐसी भी हैं जो आर&डी पे बहुत ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करती, जैसे कि मैनकाइंड फार्मा। मैंने इनके फाउंडर का इंटरव्यू सुना था, बेसिकली पॉडकास्ट सुना था। वहाँ पे वो ओपनली कहते हैं कि हम आर&डी पे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करते क्योंकि सक्सेस रेट बहुत कम है। तो अब देखते हैं, पूरा गेम चेंज होने वाला है क्योंकि जो फोकस है वो अब शिफ्ट हो रहा है। और अगली न्यूज़ है एसटीटी के ऊपर, क्योंकि ज़ीरोधा के नितिन कामत ने भी वार्निंग दे दी है। उनका कहना है कि इसका नुकसान फ्यूचर्स मार्केट को होगा और ट्रेडर्स जो हैं वो और भी ज़्यादा ऑप्शंस में शिफ्ट हो जाएंगे। और फ्यूचर्स में एसटीटी जो है वो 0.05% हो गया है, जबकि ऑप्शंस पे सिर्फ प्रीमियम पे टैक्स लगता है। कामत का कहना है कि ऑप्शंस पहले ही ज़्यादा स्पेक्युलेटिव हैं और अब इस टैक्स स्ट्रक्चर के वजह से ये और भी ज़्यादा इम्बैलेंस क्रिएट करता है। बाकी कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आपको ये डिसीजन कैसा लगा निर्मला सीतारमण जी का, क्योंकि बहुत सारे लोग ये आशा कर रहे थे कि एलटीसीजी कम हो जाएगा और डिविडेंड पे जो वो टैक्स लगा रहे हैं वो भी कम होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया है एसटीटी। और उस वजह से स्टॉक मार्केट में संडे के दिन गिरावट भी देखने को मिली थी आखिरी के पलों में। अगली बिजनेस न्यूज़ है सुंदरम फाइनेंस की। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हो तो फिर आप सोच रहोगे यार इसमें एक ही दिन में 6% की रैली क्यों हुई। देखिए, बेसिकली इनका Q3 रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट के बाद हमें ये ज़बरदस्त रैली देखने को मिलती है, क्योंकि प्रॉफिट 19% बढ़कर 541 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। वहीं पे रेवेन्यू भी 15% के आसपास ग्रो हुआ और कंपनी ने 16 रुपीस का इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। साथ ही साथ जो इनके टॉप मैनेजमेंट है उनकी भी रीअपॉइंटमेंट फाइनल हो गई है। अगली बिजनेस न्यूज है बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने Q3 के अंदर 21% का जंप दिखाया है और इन्होंने 665 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। वहीं पे रेवेन्यू भी 18% बढ़कर 2886 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया। वहीं पे AUM की बात करें तो वो भी 23% ग्रो करके 1.33 लाख करोड़ रुपीस के लेवल पर आ गया है। अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम देखो तो वो 963 करोड़ रुपीस रहा और 19% का ग्रोथ भी देखने को मिला हमें। वहीं पे ग्रॉस एनपीए देखो तो वो सिर्फ 0.27% था और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी इनका स्ट्रॉन्ग था विद 23.15%।
8%। और अगर आप इसके अलावा एक और चीज देखो तो कंपनी के पास AAA की रेटिंग भी है। अगली बिजनेस न्यूज है सिल्वर की। सिल्वर के प्राइजेस क्रैश हुए हैं और बहुत ही तेजी से क्रैश हुए हैं, इतनी तेजी से कि बड़े बड़े जो आपके इन्वेस्टर्स थे वो भी अजम्पशन नहीं कर पाए थे। सबको पता था कि सिल्वर क्रैश करेगी, मैंने वीडियो भी बनाया था कि सिल्वर नीचे जाएगा। अगर आपको नहीं याद है तो फिर मैं कोशिश करूंगा ऊपर आई कार्ड पे लिंक दे दूं, लेकिन मुझे भी नहीं पता था, ना किसी को पता था कि इतनी तेजी से सिल्वर नीचे जाएगा। हालांकि गोल्ड तो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, मतलब एक दिन में 4%, 5%, 3% इस तरीके का हिसाब चल रहा है गोल्ड के साथ। तो अभी अभी इस पूरे सिनेरियो पे रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि ये कोई सेल ऑफ नहीं है, ये एक सेल है। सेल ऑफ मतलब कि ये कोई बिकवाली नहीं है, ये मार्केट में सेल लगी है, तो आपको अगर कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो आप उसको ग्रैब करो। उन्होंने ये भी कहा कि जब वॉलमार्ट में सेल लगती है तो लोग खरीदने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं, लोगों की भीड़ लग जाती है। लेकिन जब मार्केट गिरता है, स्टॉक मार्केट में जब सेल चलती है तो लोग नहीं दिखते। तो उन्होंने डायरेक्ट ब्लंटली बोला है कि आप अभी अभी सिल्वर को बाई कर सकते हो, गोल्ड को बाई कर सकते हो, इवन कि बिटकॉइन पे भी सेल लगा हुआ है। और उन्होंने ये बोला है कि आप कैश लेकर के रेडी हैं बाई करने के लिए, आपको बाई करना चाहिए। बट मैं बता दूं, बिटकॉइन बहुत ज़्यादा रिस्की एसेट है। और गोल्ड और सिल्वर की अगर बात करें तो ऐसा कहना है रॉबर्ट कियोसाकी का कि आप परचेस करो। ये मेरा कोई भी पर्सनल ओपिनियन नहीं है, और मैं इसलिए भी पर्सनल ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि जो बड़े बड़े हेज फंड्स हैं उन्होंने गोल्ड और सिल्वर पोजीशंस को शॉर्ट कर दिया है। बाकी आपका डिसीजन है, आपको सिल्वर या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं करना है, ये पूरा का पूरा आपके ऊपर है। अगली बिजनेस न्यूज़ है अशोक लेलैंड की। अशोक लेलैंड ने जनवरी में जबरदस्त 27% का ग्रोथ दिखाया है। टोटल सेल्स की बात करें तो 21,920 यूनिट्स तक इनकी सेल पहुंच गई, जिसमें सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक सेल्स ही 31% जंप करके 20,079 यूनिट्स रही। और हैवी ट्रक सेगमेंट की बात करो तो वहाँ पे 30% का ग्रोथ देखने को मिला है कंपनी में। और वहीं पे जो लाइट कमर्शियल व्हीकल्स है वहाँ भी 7,200 यूनिट्स से ज़्यादा इनकी गाड़ियाँ बिकी हैं। और स्ट्रॉन्ग डिमांड और रिप्लेसमेंट साइकिल के वजह से कमर्शियल व्हीकल मार्केट में पूरी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो अशोक लेलैंड क्लियरली मूवमेंट में है। और सिर्फ अशोक लेलैंड ही नहीं, अगर आप टाटा मोटर्स का कमर्शियल वाला स्टॉक देखो, जब डीमर्जर के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनका स्टॉक भी लगभग 70-80% ऊपर चला गया है आफ्टर डीमर्जर। तो ये चीज़ें हो रही हैं कॉमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में। और इस बार गवर्नमेंट ने अपना बजट भी बढ़ाया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो ये जो कमर्शियल व्हीकल वाले स्टॉक हैं उनको भी फ़ायदा मिलने वाला है। हाँ, लेकिन अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा मानसून आया तो थोड़ा सा हिट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।